अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद ने की मांग। मिर्जापुर में जिलाधिकारी के नेतृत्व में चलाया गया सफाई अभियान, अधिकारी और कर्मचारी अभियान में हुए शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद पार्टी के नेता भाजपा पर हमलावर हो गए हैं। राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, कलयुग इसी को कहते हैं। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमोद तिवारी ने कहा, मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोगों को इसके फैक्ट नहीं मालूम। ये ऐसा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे बहुत छोटी चीज आप कर रहे हैं। बिहार के चुनाव से इससे मतलब नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का गुल होता हुआ चिराग है जो 2 बैसाखियों पर टिका हुआ है। वो सिर्फ इस परिवार को प्रताड़ित करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, फरेब करने के लिए ये एक झूठा और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना चार्ज लगाया है। सिर्फ एक चुनाव से न जोड़िए। ये तो नफरत इनके दिल में जो गांधी परिवार के प्रति है, कांग्रेस के प्रति है, अंग्रेजों के साथ जो इनका जुड़ाव है उस विचारधारा से, उसकी वजह से हुआ है। बिहार चुनाव तो एक छोटा चुनाव। 365वां दिन महत्वपूर्ण, सेक्शन 25 महत्वपूर्ण, नॉट प्रॉफिट पार्टी, और तीसरा इसका टोटल एसेटी 300-400 करोड़ के बीच में नापा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो जब सरकार कह रही थी 5,000 करोड़ का, निहायत ही झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, और एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है भारतीय जनता पार्टी का। और तीनों आरोप मैंने बहुत सोच समझ के लगाए। हरदोई में कांग्रेस जिलाध्यक्ष विक्रम पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने शहर में जुलूस निकालते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बाद में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विक्रम पांडे ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा केंद्र की एजेंसियों जैसे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि ये संस्थाएं अब भाजपा के फ्रंटल संगठनों की तरह काम कर रही हैं, जिनका उपयोग विपक्ष की आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है। राष्ट्रपति महामहिम महोदया को हम लोगों ने ये एक अनुरोध पत्र दिया है सम्मानित नगर मजिस्ट्रेट महोदय के माध्यम से। हमारा विषय ये है कि पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर ईडी और सीबीआई को भारतीय जनता पार्टी अपने फ्रंटल और प्रकोष्ठ की तरह प्रयोग करती है, और जब भी अपने विपक्ष की आवाज़ दबानी होती है, किसी की आवाज़ दबानी होती है, तो राजनीतिक द्वेष की भावना के चलते षड्यंत्र रच के जानबूझकर ईडी सीबीआई का डर दिखाकर माननीय राहुल गांधी जी और सम्मानित सोनिया गांधी जी की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, एक एक साथी डट कर अपने अंतिम सांस तक कांग्रेस पार्टी के झंडे को ऊंचा उठाने और अपने माननीय नेताओं के सम्मान को बढ़ाने की लड़ाई को लड़ता रहेगा। और जो भी ये ऐसे सरकार के लोग हैं जो लगातार षड्यंत्र रच के कांग्रेस का नुकसान करना चाहते हैं, सामाजिक रूप से उसको हमारे नेताओं के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, हमारे नेता डरने वाले नहीं हैं और हमारे नेता कहते हैं डरो मत। तो हरदोई कांग्रेस का भी एक एक कार्यकर्ता कोई डरता नहीं है। हम डट कर मुकाबला करेंगे और ईंट से ईंट बचा लेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा महान योद्धा राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान पर क्षत्रिय समाज में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कतार में हरदोई में अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद ने प्रदर्शन किया और सपा सांसद पर कोटा के तहत कार्रवाई किए जाने की मांग की। जो रामजीलाल सुमन ने हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की, हमारा महापुरुषों के साथ गलत बयानबाजी करी है, उसको लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद माननीय गंगा सिंह चौहान जी पूर्व विधायक के नेतृत्व में हरदोई जनपद में प्रदर्शन कर रहा और अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद पूरे प्रदेश में इसी तरीके से देश में आंदोलन कर रहा है। क्या मांग क्या आपकी? हम लोगों की मांग है कि इस पर कार्रवाई की जाए और इस तरीके से इतिहास के साथ जो लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं उन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई जाए, कोटा लगाया जाए, भयंकर से भयंकर जो धारणा लगाई जाए, जिससे कि भविष्य में जो हमारे आने वाली पीढ़ी इतिहास के बारे में हकीकत समझे और किसी भी ऐसे व्यक्ति को दुस्साहस न कर पाए जो समाज के साथ छेड़छाड़ कर रहा है इतिहास के साथ। ये रामजीलाल सुमन सपा सांसद जिन्होंने हमारे महापुरुषों को अपमान करने का कार्य किया है, वो अपमान क्षत्रिय समाज कभी नहीं सहन कर पाएगा। इसी को लेकर वो हमारे राष्ट्र गौरव हैं, राष्ट्र के प्रतीक हैं और उनसे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। पूरा राष्ट्र प्रेरित है और राष्ट्र के साथ साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद से जुड़े हुए पूरे सब क्षत्रिय समाज वो भी प्रेरणा ले रहा है। हम उसके जो अपमानित करने का क्षत्रियों का काम किया है उससे बदला लेने का काम करेंगे। बदला हम इसी तरह से लेंगे कि जिस तरह से उन्होंने वोट की राजनीति को चलते देखते हुए क्षत्रियों का अपमान करने का काम किया है,
तुष्टीकरण का काम किया है। उसी बात वोट की राजनीति के बदले का जवाब देने के लिए हम लोगों ने पूरे देश के अंदर ये आह्वान किया है। जगह जगह हमारे आंदोलन हो रहे हैं कि तुम अगर वोट की राजनीति करके वोट लेना चाहते हो तो क्षत्रिय समाज का जवाब भी देना चाहिए। मिर्जापुर में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर विंध्य क्षेत्र के मोतिया तालाब पर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान तालाब के चारों ओर जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार ने जन सहयोग के साथ झाड़ू लगाकर सफाई की। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रकृति ने हमें सुंदर वातावरण प्रदान किया है, जिसकी स्वच्छता और संरक्षण की जिम्मेदारी हम सबकी है। साहब की जयंती के उपलक्ष्य में जो हमारा पखवाड़ा चल रहा है उसके अंतर्गत आज मोतिया तालाब पर सफाई का एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे सभी जिला स्तरीय अधिकारियों ने और हमारे स्वच्छता दूतों ने भाग लिया। और इसमें पूरे जो 15 दिवस का हमारा पखवाड़ा है उसमें सभी ग्राम पंचायतों में, सभी विकास खंडों में और सभी जनपदों में माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और सभी लोग स्वच्छता अभियान या विभिन्न तरह की और भी जो कार्यक्रम है समारोह पूर्वक मनाए जा रहे हैं। बोलेरो मालिक की हत्या कर बोलेरो लूटकांड के सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। 3 बाल अपचारी सहित 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने फिल्मी दुनिया से प्रेरित होकर धनवान बनने के लिए हत्या और लूटकांड की साजिश रची थी। पुलिस ने आला कत्ल, चाकू और बोलेरो को भी बरामद किया है। बता दें कि बीते 14 अप्रैल को मिर्जापुर के बहुत ही जंगल में बोलेरो मालिक प्रमोद गुप्ता का नरकंकाल मिला था। पडली थाना क्षेत्र के कमहारी गांव के प्रमोद गुप्ता की विदाई कराने के लिए बोलेरो बुक कराई गई थी। अपर पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता कर मामले का खुलासा किया। ये 12 अप्रैल 2025 को थाना पडरी पर अमित गुप्ता नाम व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई थी कि 10 अप्रैल को उसका भाई बोलेरो लेकर निकला हुआ था, वो लौट के घर नहीं आया है। उन्हें काफ़ी तलाश किया है। इस सूचना पर पडरी पुलिस द्वारा तत्काल गुमशुदगी दर्ज करते हुए इसमें जांच शुरू कर दी थी। और इस जांच के क्रम में एसओजी और सर्विलांस का भी सहारा लिया गया था। पुलिस द्वारा त्वरित कार्य करते हुए 48 घंटे के अंदर बहुत ही जंगल जो कि मढ़ियान थाने में पड़ता है, वहाँ से मृतक के 100 के अवशेष बरामद किए थे। और जब काफ़ी इसमें विवेचना की गई और गहराई में जाया गया तो क्लियर हुआ कि 2 लड़के जो उसी के गाँव के रहने वाले हैं, एक विदाई के कराने के नाम पर गाड़ी लेकर गए थे और रास्ते में उनका एक साथी और मिल गया था। इनके द्वारा पूर्व योजना के तहत ये बोलेरो गाड़ी लूटना चाह रहे थे। उसने जो ड्राइवर था प्रमोद गुप्ता, उसको शराब पिलाई और जंगल में ले जा करके चाकू से गला देते उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद ये गाड़ी को लेकर के थाना संनगर गाँव पथौरा पहुँचे, जहाँ पर दीपक पांडे नाम का एक व्यक्ति है जिसने गाड़ी बेचने की बात कर रखी थी। वहाँ पहुँचे और वहाँ पर इनके द्वारा दीपक के सलाह पर इनके शरीर पर कपड़ों में ब्लड लगा हुआ था, उनको दीपक ने अपने कपड़े देकर चेंज कराया। कानपुर में कारोबारी के घर में उसके ही ममेरे भाई ने चोरी कर ली है। कारोबारी के ममेरे भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कारोबारी के घर से सारी गृहस्थी का सामान एक लोडर में भरवाया और उसे कबाड़ी के यहाँ बेच दिया। घटना में कौन शामिल था, इसकी जानकारी कारोबारी को तब हुई जब मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई, उसमें ममेरे भाई ही आरोपी निकला। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश और जनपद मिर्जापुर के जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद के सदर तहसील में एसडीएम के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में 15 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिस क्रम में सदर तहसील के सभागार में समाज सेवियों, कलाकारों और ऐसे छात्रों जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपने छाप छोड़े हैं उनको सम्मानित किया गया। इस दौरान लेखपाल संघ के अध्यक्ष बीनू यादव ने कहा कि जिस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश में शिक्षा और लोगों को एकजुट करने के लिए लड़ाई लड़ी, इस प्रकार हमें भी समाज में ऐसा ही कार्य करना चाहिए। सदर तहसील के सभागार में अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में जो 15 दिवस का कार्यक्रम मनाए जाने का प्रदेश सरकार द्वारा जो कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है, उसी में आज यह कार्यक्रम रखा गया। और इस कार्यक्रम का थीम यही था कि हमारे अंबेडकर जी ने, भीमराव अंबेडकर जी ने अपने शिक्षा, इस देश में शिक्षा के लिए जिस तरह से समरसता और सभी को एकजुट करने का कार्य किया और हम लोग उसी को आगे बढ़ाएं और अपनी एकता को हम लोग कायम रखें, अपने देश में शिक्षा को आगे ले जाएं। और सदर तहसील में आज 15 लोगों को सम्मानित किया गया, जो लोग मिर्ज़ापुर की महान विभूतियाँ हैं, जिसमें कुछ बच्चियाँ भी थीं, कथक नृत्यगनाएँ थीं, उन लोगों को सम्मानित किया गया है। उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, तहसीलदार महोदय के द्वारा
और यह एक कार्यक्रम था और अब कार्यक्रम समापन की तरफ है। उत्तर प्रदेश सरकार का निर्देश है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदयों के निर्देश के क्रम में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में 15 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज यहाँ पर तहसील सदर जनपद मिर्जापुर के सभागार में समाज सेवियों, कलाकारों, जनपद तहसील सदर के ऐसे प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं जिन्होंने जनपद मिर्जापुर के राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अमिट छाप छोड़े हैं और उनके द्वारा अपने जनपद मिर्जापुर के विकास में उत्तरोत्तर भाग दिया जा रहा है। उनको यहाँ पर बुला करके हम लोग आनंदरान उनका सम्मान किया जा रहा है, उनको साल और मुंडो देकर उनका सम्मान किया जा रहा है और साथ ही साथ पूरे तहसील के अन्य ऐसे प्रतिभाशाली जिन लोगों को यहाँ पर नहीं आ सके हैं उनके लिए भी सम्मान यहाँ से हम लोगों का आशीर्वाद है उनको। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित जनपद उन्नाव जनपद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जो मां अपनी बेटी को कोख में 9 महीने रखने के बाद जन्म देती है, जिस चाचा के चेहरे में बेटी अपने पिता का चेहरा देखती है, जिस भाई से बहन अपनी रक्षा की उम्मीद रखती है, आज उन्हीं लोगों से उसकी जान और अस्मत को खतरा बना हुआ है। एक बेटी कई महीनों से अपने परिवार के लोगों से अपनी आबरू और जान बख्श देने की भीख मांग रही है। वहीं उसके परिजन हैं कि उसकी आबरू को बचाने के बजाय उसको घर में बिस्तर पर नीलाम करने पर उतर आए। मैं आईजी के पास आई हूँ, आईजी सर के पास। सर बात ये है कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। मेरे चाचा ने मुझसे फिजिकल होने की कोशिश की है और उसके बाद भी मैं 5 महीने से टहल रही हूँ, कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। और वहाँ से रिपोर्ट भी गलत सलत लग जाती है। वो वहाँ से थाने में बोलते हैं सर जो है सरहद पंकज सरहद सर है कोई, वो बोलते हैं कि आप आ जाइए यहाँ आमने सामने बैठ कर बात करें। वाराणसी में सामूहिक दुष्कर्म घटना के बाद अब पुलिस कमिश्नर एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों वाराणसी में एक युवती के साथ 23 लोगों ने दुष्कर्म किया था, जिसमें 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। इसी को लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे तो उन्होंने इस घटना को गंभीरता से लेकर इस पर बड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी। इसी को संज्ञान में लेते हुए वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस डीसीपी के नेतृत्व में कैंट इलाके के कई होटलों में एक साथ चेकिंग अभियान चलाया गया और कई होटलों में गहन चेकिंग की गई। यहाँ पे जो विगत दिनों कई घटनाएं हुई हैं ऐसी, और इसमें पता चला है कि जो होटल और लॉज हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के संचालित किया जा रहा है और उसमें अवैध जो है सेक्स रैकेट के जो अपराध भी किए जा रहे हैं, इन्हीं सभी पे शिकंजा कसने के लिए पुलिस द्वारा निरंतर छापेमारी की जा रही है सभी होटल और लॉजेस पे। और कहीं पे भी यदि अंडर एज जो बच्चे पाए जाते हैं जिनको बिना आईडी के और बिना परिजनों के सूचना के वहाँ पे एंट्री दी गई हो, या कहीं पे भी जो अनमैरिड कपल हैं जो बिना किसी उसके आइडेंटिटी के वहाँ पे रुके हों, और स्पेशली जो लॉजेस हैं जहाँ पे 1 घंटा 2 घंटे के लिए कमरे जो है किराए पे दिए जा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और निरंतर प्रयास किया जा रहा है। कहीं पे भी जो ये हुक्का बार्स के संचालन का आ रहा है जिसमें कई नाबालिग बच्चों को उसमें खींचा जाता है और उसी में उसके बाद एक अवैध तरीके से वहाँ पे हुक्का बार और नशे का सेवन किया जाता है। अमरोहा में एसपी हमीरपुर में 5 युवकों ने घर के बाहर से युवती को खींचकर खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। ये मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। युवती घर के बाहर बने शौचालय में गई थी। इस दौरान आरोपी उसे घसीट ले गए। इस दौरान युवती बेहोशी की हालत में मिली। परिवार के लोगों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों ने गाँव के ही 5 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। घटना ये हुई है, कल रात में वही लगभग 10:30 बजे मेरी बहन शौच के लिए बाहर गई थी, जो बाहर लेटरिन बनी है और वहीं जानवर बनते हैं सामने। उसी पे गांव के ही 3-4 लड़के जो आशु तिवारी और बासु तिवारी, छोटू तिवारी, जो अज्ञात थे, जिनका ना बहन पहचानती है ना भी हम लोगों को जानकारी है। और उसको लमसम जब हम लोगों ने जगह तो देखा तो हमें वो दिखी नहीं कहीं घर पे, तो हमने उसको खोजना चालू किया क्योंकि वो हमें खेत पे मिली बेहोशी हालत पे। फिर हम लोग उसको लेके सरकारी अस्पताल आए और कोतवाली आए, प्रार्थना पत्र की कोतवाली कार्रवाई चालू है। आज दिनांक 16/4/2025 को वादी अपनी पीड़ित पुत्री उम्र करीब 21 वर्ष के साथ उपस्थित थाना आकर सूचना दी कि दिनांक 15/4/2025 को रात्रि लगभग 10 बजे उसकी पुत्री के साथ गांव के ही रहने वाले 3 नामजद व 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दुष्कर्म किया गया। प्रकरण का त्वरित संज्ञान लेकर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। एक व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु गठित पुलिस टीम द्वारा दबिश दी जा रही है। पीड़ित को मेडिकल हेतु भेजा जा रहा है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।
अमरोहा के एसपी ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। उन्होंने 7 इंस्पेक्टर और 8 दरोगा के तबादले के आदेश जारी किए। साथ ही लापरवाह थानेदारों की थानेदारी भी छीन ली है। गजरौला थाने की कमान पुलिस लाइन में तैनात इंस्पेक्टर अखिलेश प्रधान को सौंपी गई है। वहीं इंस्पेक्टर सरोज प्रताप सिंह को गजरौला कोतवाली प्रभारी से IGRS प्रभारी बनाया गया। हरदोई के टरियावा क्षेत्र के पास स्थित प्राचीन और पौराणिक श्रीकाल सेन बाबा मंदिर आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद ये धार्मिक स्थल विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए ना तो पक्की सड़क है और ना ही बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ मंदिर के महंत लखनपुरी महाराज ने ग्रामीणों के साथ मिलकर सरकार से सड़क और बिजली की सुविधा की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मंदिर न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी महत्वपूर्ण है। जो 500 वर्ष पहले तक का हमें सूचित हुआ है, हमें बुजुर्गों ने बताया है और यहाँ पे बहुत बड़ी मान्यता इनकी है। 28.5 ग्राम सभा की यहाँ पे चोटी जवाई का पूजन होता है और यहाँ पे हर समय एक न एक भागवत हुआ ही करती है। अच्छा, यहाँ ये बताएं क्या क्या यहाँ व्यवस्था है और क्या क्या यहाँ पे लाइट आइट व्यवस्था, इस विषय में थोड़ी जानकारी। लाइट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मैंने प्रशासन से कई बार इसका अनुरोध किया परंतु लाइट की व्यवस्था नहीं करा पाए। बाकी यहाँ के अत्यधिक उपयुक्त श्रद्धालु आते जाते रहते हैं जिनको कुछ परेशानियाँ उठानी पड़ रही। लाइट बरेली में कई योजनाएं शुरू हुई। यातायात सुविधाओं को भी बेहतर करने की दिशा में काम हुआ, लेकिन तमाम दावों और वादों के बाद भी नागरिक सुविधाएं बेहतर नहीं हो सकी। वहीं महानगर में सतीपुर चौराहे से भरतौल की ओर जाने वाली सड़क में भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। साथ ही सड़कों की हालत भी ठीक नहीं है। ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण शहर के लिए नासूर बन चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के भरतौल रोड पर और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जो बरसात के बिना यहाँ पर जो जल भराव दिखाई दे रहा है और लोगों की समस्या जो अभी वर्तमान में नहीं, पिछले लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इस रोड को अभी तक किसी ने भी संज्ञानित नहीं किया है। नमस्कार, मैं आज की खबर से धीरेन्द्र सिंह बरेली से। आपको बता दूं कि बरेली जो है लगभग काफी लंबे समय से स्मार्ट सिटी के तहत काम कर रही है और ये भारत के प्रधानमंत्री की बहुत महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिससे के तहत यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जल भराव और किस तरीके से लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर लोग जा भी रहे हैं और मैं शायद यहाँ पर लोगों से बात करने की अगर कोशिश करूँ तो किस तरीके से यहाँ पर लोगों को सामना करना पड़ता है और कितने लंबे समय से यहाँ पर लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो हम लोगों से यहाँ पर बात कर लेते हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि गड्ढा जो कि अभी तो नजर आ रहा है लेकिन रास्ते में और रात में नजर नहीं आएगा। अंकल, एक मिनट आपसे पूछेंगे कि इस रोड के विषय में क्या कहना चाहते हैं? ये रोड बनना चाहिए। ये रोड खराब है, काफी टाइम लंबे समय से रोड खराब है। काफी टाइम हो गया, साल भर से भी ज्यादा हो गई इससे। तो इस पर अभी तक कोई संबंधित वार्ड के सभासद ने, कोई अधिकारी ने, नेता ने कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी ये अंकल ने हमको बताया कि यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है और जस्ट की तस रोड पड़ी हुई है। सैकड़ों करोड़ों का, हजारों करोड़ों का बजट बरेली के लिए मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये हालत नजर आएगी तो हम कैसे कहेंगे कि हमारी बरेली स्मार्ट सिटी बरेली में आती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पर जो सभासद हैं, मौजूदा सभासद हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग इधर से डाइवर्ट होते हुए आ रहे हैं और इस रोड से आने से बिल्कुल कतरा रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल जी, ये जो रोड है अभी हम देख रहे हैं कि इस रोड से ना आकर आप दूसरी तरफ से आ रहे हो, क्या कारण है? उसकी वजह साहब ये सामने दिख रहा है, कोई गिर जा रहा है, बच्चों को लेके आ रहा है, कोई टुक टुक है, कार है, सब यहाँ बैठ जा रही। बहुत बुरी स्थिति है यहाँ की, बहुत बुरी स्थिति है। तो मतलब कोई भी आदमी संतुष्ट नहीं है, चाहे यहाँ का हुआ चाहे भरतौल का हुआ, आने जाने वाले आदमी को बहुत दिक्कत हो रही है। कितने समय से लगभग ये रोड ये लगभग देखिए 10 साल तो मुझे यहाँ रहते हो गए फाइकिन में, और मकान लेके मैं पछता रहा हूँ। हकीकत बात जो है, यहाँ पानी की कोई निकासी नहीं है। यहाँ से लेके फेज 1 से लेके फेज 3 तक कोई एक पैसे की किसी भी चीज की, देखिए आप उधर दिखाइए आदमी कितनी दिक्कत से आ रहा है। तो अभी आप देखिए वो बता भी रहे हैं कि इस रोड के बराबर से जो खड़ंजा डालने की कोशिश की है वहां से किस प्रकार से और कितनी जद्दोजहद कर व्यक्ति आ रहे हैं और इसकोले खाते हुए आ रहे हैं। ये कहने में कोई हमें शायद हिचक भी नहीं होगी। और अभी इन्होंने बताया कि लगभग पिछले 10 साल से ये यहाँ पर मकान लेके रह रहे हैं और ये इनका कहना है, इस्माइल जी का, कि ये यहाँ पर मकान लेकर पछता भी रहे हैं। तो क्या माने, जिला प्रशासन है
नगर निगम है, तमाम अधिकारी हैं, तमाम योजनाएं हैं, करोड़ों का बजट है बरेली की है। लेकिन अगर बात करें इन सालों साल से इस समस्या से जूझ रहे यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की, तो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे कि हम स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं, कैसे कहेंगे कि हम उस जगह पर रह रहे हैं जहां पर करोड़ों रुपए का बजट हर साल आता है, हर महीने आता है, और नगर निगम संबंधित अधिकारी या अन्य विभाग जो इससे कनेक्टेड हैं, तो आखिर इस चीज पर क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे हैं? क्या यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर आपातकालीन में अगर एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ पर अगर ली जाए तो किस प्रकार से यहाँ एम्बुलेंस आएगी और कैसे गुजरेगी? और अगर कोई गर्भवती महिला यहाँ से गुजरती है तो जरा सोचिए उसका क्या हाल होगा, वो कैसे एम्बुलेंस में बैठकर यहाँ से जिला अस्पताल या संबंधित स्वास्थ्य चिकित्सालय जा पाएगी? तो आखिर इस रोड का निर्माण कब तक होगा? आखिर इन लोगों को इस समस्या से निजात कब तक मिलेगा? क्या कहना चाहेंगे इस रोड के विषय में, जो इतने लंबे समय से रोड अभी बताया लोगों ने कि यहाँ पर बहुत लंबे समय से इस रोड का निर्माण नहीं हुआ, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार आके फैमिली के साथ आते हैं, यहाँ पे कई बार गिर चुके हैं। मैं देखता हूँ एक दो बार रिक्शा पलट गया, छोटे छोटे बच्चे उनके चोटें लग गई, बैटरी रिक्शा में जा रहे थे, गिर गया। तो मतलब, और अभी बरसात की हालत में और खराब हो जाएगा। अभी ये इतना गंदा पानी, इससे कितने ज्यादा बैक्टीरियाज और आपके ये मच्छर और मलेरिया ये सब फैलेगा। हमारी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है इन सब चीजों पे, डिपार्टमेंट्स हैं इन सब चीजों के लिए, हेल्थ के लिए। लेकिन सर, अगर ये हालत रही तो हेल्थ फिर क्या होगा? और अर्बन एरिया और पॉश एरिया मानते हैं हम इसको, ये सोच के यहाँ लिया भी है, रेट्स भी वैसे ही हैं। लेकिन ऐसे पॉश एरिया में रहने से क्या फायदा जहाँ पे आपको बीमारियां हो, आपके बच्चों को बीमारी हो, क्या फायदा उससे? देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो क्षेत्रीय जो सभासद है उनका क्या रोल है? उनको तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है, कौन है मैं तो ये भी नहीं पता, कभी कोई विजिट नहीं है, कुछ तो नहीं है। आप लोगों की तरफ से कभी कोई नगर निगम को? हाँ, हमेशा कंप्लेन की गई, बात भी की गई। मैंने तो ऑनलाइन कॉल करके, जो ऑनलाइन उनके आजकल नए नए पोर्टल्स और नंबर्स कर दिए, उन पे भी किया, लेकिन कोई वो नहीं है। जैसे मुख्यमंत्री पोर्टल एक बहुत एक एक्टिव पोर्टल है, और वहाँ पर जो है शिकायत दर्ज होने के बाद लगभग जो है उस पर संज्ञान भी लिया जाता है। तो ऐसे में क्या कहना चाहिए? मुख्यमंत्री पे पता नहीं यहाँ पे किसी ने किया नहीं किया, लेकिन नगर निगम के जो अपने नंबर्स हैं, पोर्टल हैं, उस पर नगर निगम को शिकायत कई बार दर्ज की गई। और ये रोड एक सीधे भरतौल एक गांव है, वहां को जोड़ता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल रास्ता है, एक मेन रोड है, लेकिन उसका ये हाल है, तो इस पे तो कम से कम ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। बने रहिए हमारे संग इसी तरीके से अपने सहयोगी मिथुन श्रीवास्तव के साथ। मैं धीरेन्द्र सिंह, आज की खबर के लिए बरेली। मिर्जापुर के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर मयंक सिंह को अमेरिका के डेनड्रीमर अनुसंधान केंद्र का निदेशक बनाया गया, जो भारतीय मूल के पहले निदेशक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन में निदेशक के पदभार को ग्रहण किया। इसकी आधिकारिक घोषणा सीईओ डॉक्टर डोनाल्ड टोमालिया ने की है। कोविड-19 महामारी के समय डॉक्टर मयंक सिंह ने अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक के तौर पर काम शुरू किया था। इसके पहले डॉक्टर डोनाल्ड टोमालिया सीईओ और निदेशक दोनों पद पर सेवाएं दे रहे थे। नमस्कार, मैं मयंक सिंह संघ राष्ट्र अमेरिका स्थित मिशिगन के द नेशनल डेनड्रीमर एंड नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर से भारत के जन्मभूमि को प्रणाम करता हूं, और आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के लिए दोबारा कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। I'm Donald Tomalia, CEO of the National Denimer Technology Center, and it's my great pleasure today to announce and to congratulate Dr. Singh on his promotion to Director of Research and Development at the Denimer Center. लखीमपुर खीरी में डीजी अग्निशमन विभाग लखनऊ आदित्य मिश्रा ने बुधवार को मुख्य अग्निशमन अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय परिसर में लगे अग्निशमन उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उनकी कार्यक्षमता की जानकारी दी। डीजी ने दमकल विभाग के कर्मचारियों के साथ सम्मेलन कर उनकी समस्याओं को जाना और विभागीय कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने आग से सुरक्षा के प्रति सजग रहने और उपकरणों की नियमित जाँच पर जोर दिया। इस अवसर पर एसपी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान डीजी ने अग्निशमन सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।